गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर की। इन द लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड द सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स and we know very well that somatization disorder is a type of somatoform disorder. So let's start. I would like to start with a brief history. Somatization disorder को हम ब्रिकेट सिंड्रोम भी कहते हैं। पॉल ब्रिकेट जो कि एक फ्रेंच फिजिशियन थे, उन्होंने 1859 में अपने पेशेंट्स में ऑब्ज़र्व किया कि वो सारे पेशेंट्स मल्टीपल सिम्टम्स की शिकायत कर रहे थे और उन सिम्टम्स की वजह से अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंच रहा था और ये सारी परेशानियां बढ़ती ही जा रही थीं, जबकि उनकी कंसल्टेशन, उनका डायग्नोस और उनको हॉस्पिटलाइज भी किया जा रहा था। ये सभी पैटर्न पॉल ब्रिकेट नोटिस कर रहे थे। उन्होंने इन सारे सिम्टम्स को जाना, समझा और दुनिया को बताया, इसलिए इस बीमारी को ब्रिकेट सिंड्रोम भी कहते हैं। अब आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि 1980 में यूनाइटेड स्टेट्स ने सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर को डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल मींस DSM-3 में स्टैंडर्डाइज्ड किया। मतलब इससे पहले इसे ब्रिकेट सिंड्रोम ही कहा जाता था और DSM-4 टेक्स्ट रिवीजन TR में यह सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के फॉर्म में क्लासिफाइड हुआ। और रिसेंटली DSM-5 जो कि 2013 में आया, उसमें सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर को सोमेटिक सिम्पटम डिसऑर्डर SSD के नाम से भी क्लासिफाई किया गया है। अब इसके ऑनसेट ऑफ प्रेवलेंस की बात करें तो हम ये देखेंगे कि ये डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा लेडीज़ में होता है, फीमेल्स में होता है, और मेल्स में इस डिसऑर्डर के होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, रेयर हैं। फीमेल्स में इन डिसऑर्डर्स को होने की प्रेवलेंस 0.2% से 3% तक है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर्स की। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर आर अनएक्सप्लेन्ड पेन, द पेन that cannot be explained on the basis of medical condition, that can be headache, back pain and dizziness, चक्कर आना जैसी फीलिंग। और आगे अगर हम और सिम्टम्स की बात करें तो हम देखेंगे कि सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के पेशेंट्स बहुत अजीब और उलझन भरी स्थिति में रहते हैं। वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उनके पेन एक्चुअली कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है। कभी वो हाथ में दर्द बताते हैं, कभी पैर में दर्द बताते हैं, कभी सिर में दर्द हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी बैक में, कभी मसल्स में पेन हो रहा है, कभी एंकल में पेन हो रहा है। तो इस तरह से वो डॉक्टर्स भी बदलते रहते हैं कि इस डॉक्टर से फ़ायदा नहीं हो रहा तो चलो दूसरे डॉक्टर के पास चल रहे हैं, नहीं तो फिर तीसरे के पास चल रहे हैं, और इसी तरह से वो परेशान होते रहते हैं और एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल की तरफ भागते रहते हैं। इन कॉमन सिम्टम्स के अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो हमको सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के पेशेंट्स में देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा है कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में हमको हैवी मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है, हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। हम ये भी सिम्टम्स सुनने में आते हैं कि उनके पीरियड्स इर्रेगुलर हो गए हैं। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें हम सिम्टम्स देखेंगे कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पीरियड उनको वॉमिटिंग होता रहता है। तो इस तरह के सिम्टम्स हम पेशेंट्स में देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उन सब के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो DSM-3, DSM-4, DSM-4TR एंड DSM-5 सभी में आपको थोड़ा थोड़ा डिफ़र करके मिलेंगे। यहाँ पर हम जो रेफरेंस ले रहे हैं वो DSM-4TR के हिसाब से आपको बताएंगे कि उनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। सो DSM-4TR के रेफरेंस से सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसको हम यहाँ ABCD के रेफरेंस में आपको बताएंगे। पहला क्राइटेरिया कहता है कि पेशेंट में फिजिकल कंप्लेंट्स और पेन 30 साल की उम्र से पहले शुरू हो गए हों और वो कई साल तक चल रहे हों।
जैसे 5 साल, 7 साल या 8 साल से वो सारे सिम्टम्स चल रहे हों, और उन सिम्टम्स की वजह से पेशेंट को सोशल, ऑक्यूपेशनल और फैमिली लाइफ को रन करने में दिक्कत हो रही हो, या फिर उसकी ये फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। दूसरा क्राइटेरिया कहता है कि आगे आने वाली 4 कैटेगरीज जो मैं आपको अभी आगे स्लाइड्स में दिखाऊंगी, उन 4 कैटेगरीज में से हर एक कैटेगरी के सिम्टम्स उस पेशेंट के अंदर होने चाहिए, तभी हम उसको सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर का पेशेंट कह सकते हैं। पहली कैटेगरी है 4 पेन सिम्टम्स। ये ग्रीन कलर की टेबल में आपको जितने भी सारे पेन सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, बैक में दर्द, चेस्ट पेन, रेक्टल पेन या फिर हेडेक, एब्डोमिनल पेन, ये सारे पेन में से 4 पेन मिनिमम होने चाहिए जो उस पेशेंट में हो रहे हों, या फिर वो पेशेंट उन सिम्टम्स को फील कर रहा हो। और दूसरा पॉइंट कहता है कि 2 गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स। ये पेट और आंत से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स हैं, इनमें से कम 2 सिम्टम्स उस पेशेंट के अंदर दिखाई देने चाहिए, जैसे ब्लोटिंग है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन, नोसिया, इन सब में से कोई 2 होने चाहिए। तीसरी कैटेगरी कहती है 1 सेक्सुअल सिम्टम, जैसे इम्पोर्टेंस है, इरेगुलर मेंसेस हैं और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। ये सारे सेक्सुअल सिम्टम्स हैं, इन सब में से कोई एक सेक्सुअल सिम्टम उस पेशेंट के अंदर हमको मिलना चाहिए। चौथी कैटेगरी कहती है 1 स्यूडो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। स्यूडो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं जो भ्रांति फैलाने वाले टाइप के होते हैं, मतलब जो एक्चुअल में नहीं होते हैं लेकिन होते हैं, उनको हम उनका एग्जिस्टेंस है या नहीं है, ये जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जैसे सीजर्स हैं या फिर हेलुसिनेशंस हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स में से कोई भी एक सिम्टम उस पेशेंट के अंदर होना चाहिए ताकि हम उसको सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर की कैटेगरी में रख सकें। अच्छा, सी क्राइटेरिया जो है तीसरा, उसमें 2 पॉइंट हैं, पहला और दूसरा। पहले और दूसरे दोनों में से कोई एक होना ज़रूरी है। पहला पॉइंट कहता है कि जितने भी सिम्टम्स क्राइटेरिया बी में हैं, जो हमने अभी पिछले स्लाइड्स में देखे, जितने भी सिम्टम क्राइटेरिया बी में हैं वो मेडिकली कंडीशन को कंप्लीट नहीं कर रहे हों, यानी कि उनका रीज़न कोई मेडिकल नहीं होना चाहिए। ये हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जितने भी फिजिकल सिम्टम्स हैं, पेन सिम्टम्स हैं, वो किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होने चाहिए, किसी सब्सटेंस अब्यूज़ या मेडिकेशन की वजह से नहीं होने चाहिए। दूसरी कंडीशन कहती है कि अगर वो सारे सिम्टम्स किसी वजह से मेडिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी उनका रीज़न कोई फिजिकल बीमारी है या मेडिकल कंडीशन है, तो उनके सिम्टम्स इतने एक्सेस में होने चाहिए, इतने ओवर होने चाहिए कि उसकी हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन या टेस्ट, जो लेबोरेटरी टेस्ट हुए हैं, उनकी फाइंडिंग से उनको एक्सप्लेन न किया जा सके, मतलब वो बहुत ऊपर की चीज़ हो जाए, इतने ज़्यादा वो फिज़िकल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाने चाहिए। और चौथी कंडीशन कहती है दैट सिम्टम्स आर नॉट इंटेंशनली फेंज और प्रोड्यूस्ड, कि सभी सिम्टम्स बनावटी न होकर रियल होने चाहिए। तो ये सारे सिम्टम्स होने चाहिए। इन क्राइटेरिया के बेसिस पर हम किसी भी पेशेंट को सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर की कैटेगरी में रख पाएंगे, उसको डायग्नोस कर पाएंगे। सो आई होप हमने आज जितना भी कुछ समझाने की कोशिश की, जिसमें शामिल था हिस्ट्री ऑफ सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर and symptoms of somatization disorder and diagnostic criteria of somatization disorder. So I hope आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।